हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सुशोभित, कार का मतलब होता है करना। वे कारक जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसकी शोभा में वृद्धि करते हैं, उनको हमें अलंकार कहते हैं। अलंकार की अगर परिभाषा की बात की जाए तो क्या कहता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहा जाता है। इनको आभूषण भी कहा गया है कविता के। जैसे एक स्त्री को सजने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि जो है अलंकारों का प्रयोग करते हैं। हमारे पास दो तरह के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब हमारा अलंकार शब्द में ही हो, जब कवि अपना चमत्कार शब्द के माध्यम से ही कविता में पैदा करे, तब क्या होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के दो भेद हमारे सिलेबस में है। अनुप्रास। अनुप्रास का अर्थ है जब एक ही वर्ण की आवर्ती, यहाँ वो बात वर्ण की कर रहा है न कि शब्द की। जब एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। रघुपति राघव राजा राम, क्या है, रे 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 की यहाँ पर आवर्ती हुई है। कोई ज़रूरी नहीं कि वर्ण की आवर्ती सिर्फ प्रथम में ही हो, वो द्वितीय में, तृतीय में, मध्यम में कहीं भी हो सकती है। तो वर्ण की आवर्ती जब बार बार होती है तो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने अभी चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च च की आवर्ती है। फिर हमारा आता है यमक। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द, हमने यहाँ बात की थी वर्ण की, अब हम बात कर रहे हैं शब्द की। एक शब्द दो बार आता है बिल्कुल सेम, और उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, तब क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कर का मन का डारी दे, मन का फे। 3 बार मन का आया है, तीनों बार इस मन का अर्थ अलग है। क्या कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कवि क्या कह रहे हैं, कर मतलब हाथ, हाथ में जो माला है उसको छोड़ दे, और मन, अपने मन की माला को बदल, मतलब अपनी सोच को बदल, तभी तू कुछ कर पाएगा। एक इसका जो सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो ये है, क्या कहते हैं, कनक कनकते सोगुनी माधकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। कनक कनक के यहाँ पर क्या है, अलग अलग अर्थ हैं। कनक सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। कनक जो है एक गेहूँ भी होती है, सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो कवि क्या कह रहा है, कनक कनकते सोगुनी की, सोने से, सोना जो है धतूरे से 100 गुना अधिक नशा पैदा करता है। सोना जो धतूरा है वो तो खाने से नशा होता है, और सोना तो पाने से ही व्यक्ति में नशा आ जाता है। तो इस तरह से कवि ने क्या किया है, शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा किया है। फिर आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमारे यहाँ 5 भेद हैं। सबसे पहला आता है उपमा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है, यानी कि एक जैसे गुण रखने वाली 2 वस्तुओं में समानता की जाती है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सा, शेष, रिखी, सम, सदर्श, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द जहाँ आपको पंक्ति में दिखाई दें तो वो उपमा अलंकार होगा, आपको उसका उत्तर जो उपमा अलंकार में देना है। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब आया पीपल के पेड़ के लिए, पात आया पत्ते के लिए, सरिस मतलब समान, मन डोला। क्या कह रहा है कवि कि पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोलने लगा। तो उसने पीपल के पत्ते से अपने मन की, दिल की जो समानता की, वो क्यों की, क्योंकि दोनों बहुत पतले कमज़ोर हैं, दोनों की शेप एक जैसी है, बड़े जल्दी हिल जाते हैं। तो इस तरह दोनों में समानता होने के कारण उन्होंने दोनों का एक दूसरे से तुलना की है। फिर कहता है रूपक। रूपक में क्या होता है, जो यहाँ पर हमारा उपमान उपमेय की समानता की जा रही थी, यहाँ पर आकर के कवि क्या करता है, उपमान पर उपमेय का आभेद्य आरोप करता है। वो सा से समसरिखी शब्दों को हटा देते हैं और सीधा आरोप एक दूसरे पर डाल देते हैं। वो ये नहीं कहते कि पीपल के पत्ते के समान नहीं, वो सीधा कहेगा पीपल का पत्ता।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि होता है चांद, मुख होता है मुंह। तो कवि ने क्या कहा है, जो नायिका है उसके मुख को चांद ही कहा है, चांद जैसा नहीं कहा है। शशि सा मुख नहीं बोला, शशि मुख बोला है, इसलिए क्या कहे यहाँ पर हमारा अभेद्य आरोप है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, दोनों के बीच योजक चिन्ह मिलता है और सा से सरीखी को हटा दिया जाता है। इनके कई एग्जाम्पल एक जैसे भी आ जाते हैं, सिर्फ यही फर्क होता है कि यहाँ पर योजक चिन्ह होगा और यहाँ पर आपका इसका जो है प्रयोग किया जाएगा शब्द का। आए महत बसंत, महत होता है हाथी, बसंत बसंत ऋतु जो आई है उसकी समानता हाथी से की है, समानता न करके बल्कि सीधा उसको हाथी ही बोल दिया है, इसलिए क्या है हमारा रूपक अलंकार है। फिर आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, कवि किसी चीज़ की कल्पना करता है, मान लेता है कि इस चीज़ में ये है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आप कहते हो मुझे लगा मानो पिताजी आ रहे हैं, शायद उनका रंग रूप कद काठी आपके पिताजी से मिल रही थी। तो ऐसे ही कवि भी क्या करता है, मानता है, कल्पनाएं करता है, उसमें अपनी वस्तु को खोजता है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। एक व्यक्ति को चोट लगी, उसका सिर फट गया और कवि को क्या लगा कि गहरे रंग से भरा हुआ कोई घड़ा फट गया, वो इतना ज़्यादा खून वहाँ पर बहा, तो कवि ने उसकी तुलना रंग के भरे हुए घड़े के फटने से की है। इस प्रकार से क्या आता है कि कहती हुई उतना के यूं नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। क्या कहा, जब उत्तरा को अपने बेटे अभिमन्यु की मौत का समाचार मिला और वो अर्जुन को सुना रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती हुई उत्तरा के यूं नेत्र जल से भर गए मानो हिम के कणों से, तो कवि ने मान लिया, ऐसा लगा कि हिम कण मतलब ओस की बूंदों से। क्या कहा, उसकी तुलना, आंखों की तुलना किससे की है, गुलाब से। हिम के कणों से पंकज होता है गुलाब, गुलाब के फूल जैसे उसके कणों से धुल गए वैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए। अतिशयोक्ति, जैसा कि नाम से पता चल रहा है बहुत बढ़ चढ़कर बात की जाती है। कवि हमारी सोच से पहले भी काम को करता हुआ दिखा देते हैं जो कि संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं, हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। क्या कहता है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, उससे पहले ही क्या हो गया, सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। जबकि ऐसा नहीं हुआ था, आग लगाई गई थी, हनुमान जी ने मेहनत की थी, तब जाकर के उनका कार्य पूर्ण हुआ था। तो ये कवि की एक कल्पना है। आगे नदियाँ पड़ी उतार अपार, राजा सोचे कैसे उतरे पार, तब तक जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो क्या कह रहा है कि जब महाराणा नदियाँ पार करने की सोच रहे थे उससे पहले ही उनका घोड़ा जो है नदी को पार कर गया। तो ये बात क्या है, हमारी असंभव है। मानवीकरण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब हमारी प्रकृति और जड़ पदार्थ वस्तुओं को मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तब मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। सरसों को देखो हो गई कितनी सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में इफ्तारी। क्या कह रहा है, सरसों की फसल की बात कर रहा है कवि कि सरसों को देखो वो कितनी सयानी हो गई, यानी कि उसकी तुलना एक लड़की से कर रहा है। हाथ पीले कर लिए मतलब वो शादी के लायक हो गई और शादी के मंडप में मेहंदी लगा करके वो आ गई है। तो इस तरह से कवि ने क्या किया है, सरसों की समानता एक लड़की से की है, उसका मानवीकरण कर दिया है पूरी तरह से। देखो ये लतिका भी भर लाई पानी, लतिका होती है बेल, बेल पानी भरने जा रही है जो कि संभव है नहीं है। चना मुरेठा देखो पगड़ी बांधे खड़ा है, चना जो है पगड़ी बांध करके खड़ा हो गया है, दूल्हे की तरह तैयार हो गया है। तो ये सारी क्या है, कवि की कल्पनाएं हैं जो कि संभव है नहीं है। आपको अपनी पुस्तक से इन सब को पढ़ना है, परिभाषा के साथ फिर समझना है, उदाहरण को एक एक को समझना है। जो समझ नहीं आए मेरे से अपनी जो प्रॉब्लम ले सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।